तो पिछले पार्ट में अपन ने जो पार्ट 2 था उसको समाप्त कर लिया था और आज से अपन को पार्ट 3 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है दो चरों का उपयोग होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ही यही है कि इसमें दो चरों का उपयोग होगा। रैखिक का मतलब है कि उनकी जो घात है, जो चर आएंगे, जो दो अलग अलग चर आएंगे, दो अलग अलग वेरिएबल्स आएंगे, उनकी जो अधिकतम घात है वो कैसी रहे, एक रहे। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम का ये चैप्टर है। तो इससे अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चरों का उपयोग होगा, दो वेरिएबल्स का उपयोग होगा। अभी तक आपने जितने बहुपद में पढ़ा था जो, उसमें सिर्फ एक चर का उपयोग हो रहा था हमेशा, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी, जो एक डिफरेंट क्या है, मेजर डिफरेंट, वो यह है कि वहाँ पर x की घात 1 हो जाती थी, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, x की घात कुछ भी। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चर जैसे कि x और अगर y आएंगे तो इनकी घात हमेशा ही एक रहेगी, इसीलिए लिखा है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब कि उनकी घात हमेशा एक रहेगी, लेकिन यहाँ पर चर कितने आएंगे, दो, जैसे x और y, कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो ये समझ गए बात को कि इसमें क्या होगा, दो चर होंगे और उनकी घात हमेशा कैसी रहेगी, तो वह हमेशा एक रहेगी। अब एक चीज़ और आप नोट कर लो, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। तो आप इसको नोट कर लो। हमेशा अगर कोई रैखिक समीकरण दिया होगा और अगर अपन को उससे तुलना करनी पड़ जाए तो अपन इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ जो भी लिख लो, जहाँ जो x और y है ये क्या है, चर राशि है, जैसा कि अपन को पता है चर राशि है। लेकिन ए बी और सी, ए बी सी एक अचर राशि है या वास्तविक संख्या है, वास्तविक या अचर राशि है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ x और y चर हैं और a b c वास्तविक संख्या है। a b c कोई भी हो सकता है, जैसे कि a बराबर हो सकता है 5, b बराबर हो सकता है 6 और c बराबर हो सकता है 8। तो अगर इससे अपन इस समीकरण से मतलब a बराबर 5, b बराबर 6 और c बराबर 8 रखें तो जो समीकरण कैसा होगा, a बराबर कितना है 5, तो यहाँ जाएगा 5x, b बराबर कितना है 6, तो यहाँ जाएगा 6y और c बराबर कितना है 8, c बराबर कितना है 8 बराबर 0। तो यही इस समीकरण का रूप हो जाएगा। समझे बात को। तो यह है एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है, जहाँ x और y जो होगी वो हमेशा चर राशि होगी और a b c वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या माने अचर राशि, माने अचर राशि हुई है। चर राशि क्या कहलाती हैं, a से लेकर z तक की जितनी संख्याएं हैं वो कहलाती हैं चर राशि। समझे बात को। तो उनमें से कोई भी दो चर राशि, जैसे x y की जगह p और q हो सकते, तो a और b हो सकते, लेकिन 1 से लेकर z तक के बीच में। और अचर राशि क्या कहलाते हैं, मैथमेटिक्स के कोई भी नंबर अर्थात कोई भी वास्तविक संख्या एक अचर राशि कहलाती है। तो इस समीकरण से तुलना करने पर अपन को यह प्राप्त हुआ। तो आप इसको नोट कर लो कि रैखिक समीकरण का व्यापक हल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ x और y चर राशि हैं और a b c, जो a b और c अचर राशि या वास्तविक संख्याएं हैं।
चलो अब अगर यदि एक रैखिक समीकरण क्या है, एक रैखिक समीकरण यदि a1x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 है, अगर एक रैखिक समीकरण a1x b2y प्लस c1 बराबर 0 है, तथा दूसरा रैखिक समीकरण क्या है, दूसरा रैखिक समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है। माने ये दो अलग अलग प्रकार के रैखिक समीकरण हैं। जो अपना पता हो कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b1 है और यहाँ पर b2 है, यहाँ पर c1 है, यहाँ पर c2 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दो अलग अलग वेरिएबल हैं, क्योंकि a b c के मान अलग अलग हैं। समझ रहा बात को। तो जब ये दो रैखिक समीकरण हैं, अलग अलग रैखिक समीकरण हैं, अगर अपन इनको लिखें a1 बटे a2 और फिर लिखें अपन b1 बटे b2, एक बार और यहाँ से a1 उठा लिया, यहाँ से a2 उठा लिया, समझे बात को, यहाँ से b1 उठा लिया, यहाँ से b2 उठा लिया, तो लिखा a1 बटे a2 b1 बटे b2। अगर ये दोनों बराबर ना आए, तो इस प्रकार के समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तो इस प्रकार के समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लो। जैसे एक समीकरण लिखा कैसा, 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, समझे बात को, तथा 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। एक दूसरा समीकरण लिखो का 7x प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है जी, देखते चलना। यहाँ से अपन ने a1 को उठाया, तो a1 क्या है, इसमें 5 है, a2 क्या है, 7 है। अब ठीक इसी प्रकार से b1 को उठाया, b1 क्या है, 6 है, और b2 क्या है, 9 है। अब देखना 6 बटे 9 को अपन काट भी सकते हैं, तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 6, 3 13 का 9। तो इस साइड आ रहा है 2 बटे 3, उस साइड आ रहा है 5 बटे 7। तो क्या 2 बटे 3 5 बटे 7 के बराबर है? तो अपन कहेंगे जी नहीं, 2 बटे 3 5 बटे 7 के बराबर नहीं है। तो ऐसा लगा देंगे, ए होता है बराबर, और ऐसा चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो इन दोनों समीकरणों से जो भी अपन को हल प्राप्त होगा वो अद्वितीय होगा, माने सिर्फ एक ही हल होगा। अद्वितीय माने सिर्फ एक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं याद कर लेना, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो अपन लिखें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, रेखाएं अब इसको साफ करिए दे रहे, ये किसी काम का नहीं है। अब अपने यहाँ लिखें दे रहे, अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं कैसी होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी।
चूँकि अपन को इसका कोई ना कोई मतलब इसका एक हल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अपन को इसका हल प्राप्त हो रहा है इसलिए यह समीकरण संगत होगा। तो अपन लिख दें समीकरण संगत होगा, क्योंकि अपन को हल प्राप्त हो रहा है। तो अपन लिख देंगे समीकरण संगत होगा, संगत होगा, समीकरण संगत होगा। तो अपन ने देखना a1/a2 b1/b2 की तुलना करी हो, ये बराबर नहीं है, तो अपन को ये पता चल गया कि हल जो है वो अद्वितीय है। अभी आप इस पर मत जाओ कि हल कैसा होगा क्या होगा, बस आप इसको समझो कि अद्वितीय हल होगा, माने हल तो होगा लेकिन सिर्फ एक होगा। अगर हल होगा तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है बात को। और अगर अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समीकरण का जो हल है वो संगत होगा, अद्वितीय होगा। तो इस बात को याद करना कि हल अद्वितीय होगा, समीकरण संगत होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो आप इसको नोट कर लो कि अगर अपन a1/a2 की तुलना करें b1/b2 से, अगर बराबर ना आए, बराबर ना आने की कंडीशन में अद्वितीय हल होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण संगत होगा। तो इतने सारे फैक्टर एक साथ काम करेंगे। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरी कंडीशन क्या बन रही, अब आप उसको भी नोट कर लो। दूसरी कंडीशन अगर ये बने, जैसे मैंने लिखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तब क्या कंडीशन बनेगी वो नोट कर लो। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ये बराबर हो जाएं तो कैसा होगा, तो हल अपन लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होंगी और क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होगी। अब हमने बताया था जिसका कोई ना कोई हल हो, चाहे एक हो चाहे अनंत हो, तो उस प्रकार का समीकरण क्या होता है, संगत। तो अपन लिख देंगे समीकरण संगत होगा, करण संगत होगा। तो इस बात को नोट कर लो कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होगी और समीकरण संगत होगा। अब यहाँ पर भी विचार कर लो, जैसे समीकरण होगा कैसा, 3x प्लस 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, एक समीकरण जो हुई है। और दूसरा समीकरण कैसा हुई है, तथा दूसरा समीकरण कैसा हुई है, 12x प्लस 24y प्लस 36 बराबर 0। तो एक समीकरण क्या है, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, तथा दूसरा समीकरण क्या है, 12x प्लस 24y प्लस 36 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 का मान रखेंगे, a1 का मान क्या है, यहाँ पर 3 है। देखना a1 का मान 3 है, 3 है ना a1 का मान, 3x लिखा है तो 3 क्या है a1। b1 का मान a2 का मान कितना है, 12, तो अपन लिखेंगे 3/12। फिर b1 पे जाएंगे, b1 बराबर कितना है 6,
B2 बराबर कितना है 24, C1 कितना है 9, देखना ये है C क्या है A, C बराबर कितना है 9 और C2 बराबर 36। अब देखना इसको अपन काट सकते हैं, इसको अपन 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा आई एम सॉरी 2 से अपन काट सकते हैं, तो यहाँ पर अपन 2 से काटेंगे। काट तो अपन 3 से भी सकते हैं, तो 3 से यहाँ काट लो पहले। 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आया 1/4, 1/4 आया। यहाँ पर अपन 6 से काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 चौको 24, कितना आया 1/4। यहाँ 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, कितना आया 1/4। माने 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, क्योंकि अपन जानते हैं 1/4 1/4 के बराबर होता है, तो सेम आंसर आ गया 1/4 बराबर 1/4 1/4। तो अपन लिख देंगे कि जो यह समीकरण है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई एक हल नहीं होगा, रेखाएं समपाती होगी, और क्या होगा रेखाएं समपाती होगी और समीकरण संगत होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई हल है। तो आपने नोट कर लिया 1/4 बराबर 1/4, इस समीकरण की अपन ने तुलना की। लेकिन अब अपन तीसरी कंडीशन पर आएंगे, अब अपन तीसरी कंडीशन पे आएंगे या जाएंगे, एक ही बात है। तो चलो आप इसको नोट कर लो, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, रेखाएं समपाती होगी, समीकरण कैसा होगा संगत होगा, क्योंकि कोई ना कोई हल तो है। चलो अब तीसरी कंडीशन क्या है वो जरा देख लो। तीसरी कंडीशन भैया ये है कि जो A1 है बटे A2 है, जो B1 बटे B2 के तो बराबर है भैया, लेकिन साला C गद्दार निकल गया, वो बोला हम किसी के बराबर नहीं होंगे, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं है, समझे बात को। तब इस कंडीशन में क्या क्या सामने आएगा वो देख लो। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो कैसा होगा समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती नहीं, रेखाएं कैसी होगी समांतर, रेखाएं समांतर होंगी। और हमने क्या बताया था कि जिनका हल हो वो संगत और जिनका हल ना हो वो असंगत, तो इसका कोई हल नहीं है, तो कैसा होगा असंगत, असंगत समीकरण। आप इतनी चीजें नोट कर लो कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं समपाती होगी और समीकरण असंगत होगा। अब एक उदाहरण देख लो यहाँ पर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया 6x + 4y + 7 बराबर 0 तथा दूसरा उदाहरण ला अपन ने कहा 24x + 16y + 5 बराबर 0। ये दो उदाहरण है। A1 बराबर कितना है 6, A2 बराबर कितना है 24 के, B1 बराबर 4, B2 बराबर 16, C1 बराबर 7, C2 बराबर 5। अब इससे अपन काट सकते हैं 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 4 चौको 16, लेकिन 7 और 5 तो किसी से नहीं कटते, तो जो फाइनल आंसर वो क्या आएगा 1/4 बराबर है 1/4 के। ठीक कह रहे बात, लेकिन बराबर नहीं है 7/5
5 के। तो समझ गए कंडीशन, जब दो तो बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो इस प्रकार के समीकरण का जो हल होगा वो कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी, ये वो समीकरण असंगत होगा। तो आप इतनी चीज़ों को नोट कर लिया। चलो अब पाठ की ओर चलते हैं। चलो अब प्रश्नावली 3.1 पर आ जाते हैं अपन और उसके क्वेश्चन करते हैं। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नावली 3.1। 3.1 का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में अपन को व्यक्त करना है। समझे बात को? अभी समझ में आएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले अपन को आयु से संबंधित, तो अपन को दोनों की वर्तमान आयु को लेना है। तो जैसे अपन ने लिया आफताब, अपन लिखेंगे माना कि आफताब की आयु x है और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु y है। समझे बात को? अपन ने माना आफताब की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु y है। ये अपन वर्तमान आयु मान रहे हैं। वर्तमान, हमेशा एक चीज को तो याद ही कर लेना कि अपन को वर्तमान मानना है। तो यहाँ लिखें दे रहा है अपन PRESENT, प्रेजेंट में जो है वो कर रहा है बात, अपन करंट की बात कर रहा है बिल्कुल। अब अपन चले जाओ 7 साल पहले। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व इसके आफताब के पिता की आयु कितनी रही होगी? भाई अभी जितनी है इससे 7 कम रही होगी, यही तो हुआ होगा। और इसकी जो पुत्री है उसकी आयु अभी जितनी है उससे 7 कम रही होगी। माने दोनों की 7-7 साल उम्र कम रही होगी वर्तमान के अनुसार। जैसे कि 20 और 13 है। एक जनन की आयु अभी 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी? 13। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की आयु अगर अब y है तो 7 साल पहले y-7 हुई है। आफताब की आयु अब x है तो 7 साल पहले x-7 होगी। तो अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। अब आफताब कहता है कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना आयु का था। माने ज़्यादा किसकी है? इसकी। 7 साल पहले ज़्यादा किसकी थी? इसकी। कितनी ज़्यादा थी? 7 गुना। तो 7 का इस साइड अपन गुणा कर देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो जिसकी ज़्यादा है उसके साइड गुणा नहीं करना है, जिसकी कम है 7 गुना किसकी है? आफताब की। तो 7 गुना ज़्यादा है इसकी, तो इसकी 7 गुना कम है, तो अपन इसमें 7 का कर देंगे क्या? गुणा। अब इस समीकरण को अपन बनाएंगे तो क्या आएगा? x-7 बराबर 7y और 7 का गुणा 7 के साथ 7 49। 7y माइनस 7 49। अब देखना, अब इस 7y को अपन उस साइड ले जाएंगे तो x-7y और इसको अपन इस साइड ले आएंगे तो -49 और प्लस के, माइनस का है उस साइड तो इस साइड प्लस का आ जाएगा। तो x-7y बराबर कितना आया भाई? 42 और 49 और 7 हैं तो क्या आएगा? -42।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। इसके बाद अपन को क्या करना है, अब अपन को इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपन को क्या करना है, जो x है उसको इसी साइड अपन को लिख देना है, y को बेसिकली माइनस के जो 7y है उसको अपन को उस साइड लेके जाना है। तो क्या आएगा, माइनस के 42 और प्लस के 7y। तो अपना एक हो जाएगा यह एक समीकरण। देखो क्या हुआ, जैसे पहले लिखा था x माइनस 7, तो माइनस के 7 को अपन ले गए उस साइड, सो हो जाएगा प्लस का। तो माइनस के 49 और 7 कितने हो जाए, माइनस के 49 और प्लस के 7 क्या आ जाएगा, माइनस का 42। जो जी प्लस के 7y अपन उस साइड ले गए थे, अपन ने उनको वापस फिर से इसी साइड ले आए, क्योंकि उस साइड अपन को ले नहीं जाना था। इस प्रकार से सरल हो जाएगा। तो जो माइनस के 7y हैं इस साइड आएंगे प्लस के, तो x बराबर क्या आया, माइनस के 42 प्लस 7y, माइनस के 42 प्लस 7y। अब दूसरी कंडीशन पे चलो। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मान लो अब है उनकी आयु करंट में अपन ने कितनी लिखी थी, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और इसकी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। 3 गुना आयु का कौन हो जाएगा, आफताब। तो गुणा किस में होगा, इसमें। समझे बात को? तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। समझे बात को? तो x बराबर जो ये प्लस के 3 है उस साइड जाएंगे माइनस का 3, तो 3y प्लस का 9 माइनस का 3, तब x बराबर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3y प्लस 6। समझे बात को? तो x का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3y प्लस 6, और यहाँ पर x का जो फाइनल आंसर आया वो आया माइनस का 42 प्लस 7y, माइनस का 42 प्लस 7y। अब अपन इस समीकरण में y का कुछ भी मान रखते जाएंगे तो x का मान अपने आप मिलता जाएगा। ठीक है जी? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने इतना नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, क्योंकि अब सिर्फ अपन इक्वेशन लिख देंगे, x बराबर इतना और y बराबर इतना, बाद बाकी पूरा छोड़ देंगे। ठीक है? तो अगर अपन को बीजगणितीय रूप में लिखना होता तो उतना ही करना था जितना अपन पिछली बार, मतलब पिछली बार कर चुके थे। अब अपन को इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि अपन को इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफ के रूप में एक अपन यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, और एक यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। सीखते जाओ। अपन को देखना y बराबर कुछ भी मान लेना है पहले वाले समीकरण के लिए। जैसे पहले वाले समीकरण के लिए y बराबर अगर अपन 6 रख दे हैं, y बराबर अगर अपन 6 रख दे हैं, समझे बात को? तो y की जगह 6 रख दे हैं जैसे, तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 42 और y की जगह 6, तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 7 छंग 42 और माइनस के 42 और प्लस के 42, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। समझे बात को? तो अगर y बराबर 6 रखें तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी? सेम इसी प्रकार से अपन को y की एक और वैल्यू रखनी है, तो अपन अब क्या रख देंगे, y बराबर अगर अपन 7 रख देंगे
ध्यान से देखना, y बराबर अपन वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैं रख रहा हूँ आप वो देख लो, आप जो भी रखना आप वो देख लेना, ठीक है। तो y बराबर अगर अपन 7 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -42 प्लस का 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 49, और माइनस के 42 प्लस के 49 में x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा प्लस का 7। समझे बात को। तो एक वैल्यू आ गई 7 7, क्योंकि अपन ने 7 रखा, 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो माने x बराबर 0 आ गया, y बराबर 6 आ गया, x बराबर 7 आ गया, y बराबर भी 7 आ गया। सेम इसी प्रकार से अपन को दूसरे समीकरण में वैल्यू को रखना है। दूसरे समीकरण में अगर अपन y बराबर 0 रख दें हैं तो x बराबर कितना होगा, 3 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा, तो क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर अपन यहाँ पर y बराबर 1 रख देंगे, y बराबर अपन 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। आप रख के देख लेना, यही आएगा। वैसे अपन रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं रख रहा हूँ आप वो देख लो। तो y बराबर अपन ने 1 रख दिया, तो 3 एकम 3, 3 और 6 9, तो x बराबर आ जाएगा 9। अब अपन को बेसिकली यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर एक देखना, एक ग्राफ मैंने ये बना लिया, एक ग्राफ है। बेसिकली यहाँ पर देखना 0 होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर होता है 0 0, समझे बात को। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, समझे बात को। ठीक, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अपन को पता है कि ये x का निर्देशांक है और ये सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अपन को पता है ये भी x का है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। ठीक इसी प्रकार से अपन समझते हैं कि y का जो ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। अपन इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही बात है। बशर्ते ये पता चल रहा है कि ये y वाला निर्देशांक है, y वाला, ये x वाला, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। और नीचे क्या आएगा, नीचे फिर यही माइनस से स्टार्ट हो जाएगा। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 तक। अपन को पहले x बराबर 0 ढूंढना है पहले वाले समीकरण के लिए। माइनस का 42 प्लस का 7y। तो x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ, x बराबर, पहले अपन को x वाला निर्देशांक a है, तो 0 कहाँ है, a है। और y बराबर 6, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ। क्योंकि ये जो बिंदु है यहाँ पर x के निर्देशांक 0 है और y के निर्देशांक 6 है, तो एक बिंदु तो अपन को ये मिल गया। दूसरा अपन का चाहना है 7 और 7। दूसरा बिंदु अपन का चाहना है कि x बराबर 7 हो गए, ए वाला, और y बराबर भी 7 हो गए, तो ए वाला। x बराबर 7 ए है, तो इसके सीधे ऊपर जाएगा y बराबर भी 7, तो एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया। तो यहाँ से अपन एक ऐसी रेखा डाल देंगे, ऐसी,
एक रेखा डाल देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा डाल देंगे और यहाँ पर अपन यही समीकरण लिख देंगे, x बराबर -42 प्लस 7y। तो ग्राफ के रूप में एक समीकरण को तो अपन ने व्यक्त कर दिया, 7 7 यहाँ होंगे और 6 और 0 मतलब 0 व 6 यहाँ पर होंगे, 7 और 7 यहाँ पर होंगे, क्योंकि अपन को पहले x के निर्देशांक पे जाना है। x का निर्देशांक 7 यहाँ आ गए, y का निर्देशांक कितना है 7, तो y का निर्देशांक 7 और x का निर्देशांक 7, तो अपन यहाँ पर जाएंगे। समझे बात को, x बराबर 0 y बराबर 6, तो अपन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब इस समीकरण से देखो, अपन को चूंकि इसी ग्राफ पर दोनों को दर्शाना है, तो इसी ग्राफ में अपन x बराबर 6 पे पहुँच जाओ पहले। तो x बराबर 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y बराबर 0 भी यहीं होगा, तो y बराबर 0 भी यहीं है और x बराबर 6 भी यहीं पर है। अब दूसरा कह रहा है कि x बराबर 9, x बराबर 9, तो अपन 7 तक तो यहाँ पहुँच गए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, यहाँ हो जाएगा बेसिकली 9, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो x बराबर अपन 9 पे भी पहुँच गए और y बराबर 1 पे, तो y बराबर क्या है 1 यहाँ होगा। ये x अक्ष है, ये अपन को पता चल रहा है। अभी सेकंड फ्रेम चेक कर लें। तो x बराबर 9 यहाँ पर है और y बराबर अपन को 1 पर भी जाना है, तो y बराबर 1, अपन जानते हैं y पॉजिटिव ऊपर होता है, तो y बराबर 1, तो यानी a बिंदु मिला और एक बिंदु क्या मिला था a। तो यहाँ से अपन एक सीधी ऐसी रेखा डाल देंगे, समझे बात को, एक ऐसी रेखा डाल देंगे और यहाँ पर समीकरण अपन क्या लिख देंगे, x बराबर 3y प्लस 6, तो अपन लिख देंगे x बराबर 3y प्लस 6। तो इस प्रकार से अपन एक रेखा डाल लेंगे, तो एक ग्राफीय रूप में व्यक्त भी हो गया, ग्राफीय रूप में व्यक्त भी हो गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो क्या आती है कि अपन अब पता कैसे करें कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं कि एक हल है कि कोई हल नहीं है। समझे बात को, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लो। देखना, क्या आपको लग रहा है कि जो ये दो रेखाएं हैं, ये पैरेलल हैं? पहली बात, अपन को दो अलग अलग रेखाएं प्राप्त हो गई, माना ये रेखा ए है और ये रेखा ए है। तो जब अपन को दो अलग अलग रेखाएं प्राप्त हो जाए, माने समपाती तो है नहीं। समपाती का मतलब होता है क्या, एक रेखा ये जा रही है और अपन ने दूसरे समीकरण की रेखा बनाई तो वो इसके ऊपर से जाने लगे, तो इस प्रकार को कहते हैं समपाती। तो समपाती तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से नहीं जा रही है, ये रेखा अलग है तो ये रेखा अलग है। समपाती का मतलब क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसके अनेक हल तो है नहीं है, इस बात को तो अपन समझ गए। अब क्या बचा, या तो रेखाएं समांतर होंगी, समझे बात को, या रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, माने एक दूसरे को काट रही होंगी। तो ए रेखा माने इस समीकरण की रेखा ए है और इस समीकरण की रेखा ए है। तो आप एक बात नोटिस करो कि जैसे जैसे रेखाएं पीछे की तरफ जाएंगी, तो जैसे जैसे रेखाएं पीछे की तरफ जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट बिंदु होगा जहां पर ये दोनों टकराएंगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का गैप आगे की तरफ उभर रहा है और पीछे की ओर दबता जा रहा है। तो आगे की ओर गैप उभर रहा है, पीछे की ओर छोटा होता जा रहा है, इसलिए अपन कह देंगे कि रेखाएं समांतर भी नहीं हैं। अब जब समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी इसलिए हैं क्योंकि जो इस रेखा का ग्राफ है वो x अक्ष की दिशा में जा रहा है और इसका ग्राफ भी x अक्ष की दिशा में जा रहा है। लेकिन दिक्कत कैसी है कि इसका x अक्ष की ऊपर की दिशा में जा रहा है ग्राफ और इसका भी x अक्ष की नीचे की दिशा में जा रहा है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। और वैसे अपन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इक्वेशन से, तो इक्वेशन से भी अपन चेक कर सकते हैं, जैसे कि y माने
A1 बराबर कितना है 1, A2 बराबर भी कितना है 1, क्योंकि अपन x का निर्देशांक a के लिए लेते हैं। B1 बराबर कितना है 7, B2 बराबर कितना है, B2 बराबर कितना है 3, B2 बराबर कितना है, तो जब 1/1 बराबर नहीं 7/3 की तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो भाई। यहाँ से देख लो ना, y का गुणांक कितना है 3, माने B2 कितना है 3, y1 का गुणांक कितना है 7, माने y का गुणांक क्या है 7, तो B1 बराबर 7 है। और x यानी 1/1 तो है ही। तो यहीं से भी पता चल रहा है कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। हल कितना है अद्वितीय, रेखाएं कैसी, प्रतिच्छेदी, हल 1 है, समीकरण संगत है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं। अगले पार्ट में और कुछ क्वेश्चन को करेंगे।